दोस्तों, स्वागत है इस पॉलिटी की नई वीडियो में। तो पॉलिटी की वीडियो में हम लोग 1935 तक का अधिनियम हमने देख लिया था। ठीक है। संवैधानिक विकास के क्रम में 1935 का अधिनियम हमने देखा था, वहां तक देख लिया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि 1947 का जब जो आज़ादी का अधिनियम आया था भारत के, उससे पहले क्या क्या और घटनाएं हुई थी जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए। किस तरह के संविधान का जो है किस तरह से विकास हुआ था, उस क्रम में और भी चीजें थोड़ा समझना है। जिसमें साइमन कमीशन था, इसने रिपोर्ट दी थी। ठीक है। और कम्युनल अवार्ड था जो 1932 में भीमा अंबेडकर जी को, या जो दलित समाज था उसको मिला था। कहाँ से? अंग्रेजों द्वारा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें उनको मिला था। ठीक है। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी ने रिजर्वेशन दिया सीटों में, इनको क्या कहते हैं कि हरिजनों को सीटों में आरक्षण दिया कि हर हर विधानसभा या विधान परिषद में उनको सीट आरक्षित की जाएगी। तो पूना पैक्ट कैसे हुआ? फिर अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, तो लॉर्ड लिथगो जो है क्या क्या बात कहा। फिर उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया। फिर उसके बाद में जाके आपका लास्ट में आता है डिग्गी योजना। ठीक है, माउंट बेटन प्लान को डिग्गी योजना भी कहते हैं, वो आता है। फिर उसके बाद जाके 1947 का अधिनियम आता है। तो ये क्रम में जल्दी जल्दी हम लोग उसको देख लेंगे कि क्या क्या इनमें घटनाएं हुई थी और क्या क्या इन्होंने कहा था। तो साइमन कमीशन की सिफारिश, तो पहले बताया था मैं कि साइमन कमीशन 1927 में इसका फॉर्मेशन हो गया था, बन गया था ये लंदन में। भारत में 1928 में आया। काफी विरोध हुआ क्योंकि सभी लोग इसमें गोरे ही थे, इसी वजह से इसका खूब विरोध हुआ। भारत के लिए उनका मिशन बना था और भारत के लोग ही शामिल नहीं थे, तो काफी विरोध हुआ। फिर भी इसने अपना रिपोर्ट सौंपा। इसमें इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु भी हो गई थी। तो फिर जो है इसने अपनी रिपोर्ट दिया, तो क्या कहा? साइमन आयोग की रिपोर्ट को में दो खंड शामिल थे। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। तो क्या सिफारिश किया ये, जिससे 1935 का जो अधिनियम था वो भी इसी से प्रभावित था। इससे भी कुछ जो है प्रभाव था उसमें। इसने कहा कि द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया जाए। जो प्रांतों में द्वैध शासन लगा था, प्रांतों में द्वैध शासन था, उसको हटाने की बात ये बोली थी। तो हमने 1919 के अधिनियम में ये पढ़ाया था कि प्रांतों में द्वैध शासन लग गया था। ठीक है, एक हस्तांतरणीय विषय और एक जो था आरक्षित विषय। ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन जो था उसको उन्मूलन करना इसका इसने कहा। उसके बाद क्या कहा? प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार स्थापित करना। तो प्रांतों में आप प्रतिनिधि सरकार को स्थापित करिए। ठीक है। दूसरा है राज्यपाल के पास प्रशासनिक शक्ति और आंतरिक प्रतिभूतियों में विवेकाधीन शक्ति होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा था जो गवर्नर हैं प्रांतों के, उसके पास जो है प्रशासनिक शक्ति और आंतरिक प्रतिभूति में विवेकाधीन शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक शक्ति और आंतरिक प्रतिभूतियों में, आंतरिक प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी होता है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में ये प्रतिभूति प्रतिभूति लिख दिया, सुरक्षा हो गए इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। और प्रशासनिक शक्ति में उनको विवेकाधीन शक्ति उनके पास होनी चाहिए, ये बात बोला था। अगला बात इसने बोला कि प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य को बढ़ाया जाना चाहिए। तो प्रांतों में जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए। ये तो बात पहले से चल रही है बढ़ाने की। ठीक है। विधान परिषद में, विधानसभा में पहले से लोगों को बढ़ाए जाने की बात जो है चली रही थी। तो उसमें साइमन ने भी कह दिया कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। भारत सरकार का उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। भारत सरकार यानी वायसराय का उच्च न्यायालय पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, ये बोल रहा था। मतलब ये शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ ही एक तरह से बोल रहा है। ठीक है। कि जो है कार्यपालिका के अंदर जो है न्यायपालिका होनी चाहिए। तो कहाँ से न्याय होगा सही से? अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए बनाए रखा और अन्य समुदायों तक बढ़ा दिया इसको। कहा कि आप जो सांप्रदायिक जो चीजें दे रहे हैं, सांप्रदायिक जो वोट का अधिकार जो है, निर्वाचन का जो अधिकार जो दे रहे हैं आप सांप्रदायिकता के हिसाब से, उसको बनाए रखिए और उसको और बढ़ाइए। और जो है हरिजन में भी लाइए, सिख में तो लाई दिए, बौद्ध में लाइए, जैन में लाइए, सब में इसको लाइए। ठीक है। तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा देने की बात कर रहा था। और इसका जो बात सुना, और 1932 में जो कम्युनल अवार्ड मिला था अम्बेडकर जी को, अम्बेडकर जी को मिला था, जिसमें जो हरिजन थे उनके लिए अलग जो है निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है। तो इसी से प्रभावित था, इस साइमन कमीशन से। फिर गवर्नर जनरल को कैबिनेट सदस्य को
नियुक्त करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। तो गवर्नर जनरल जो है कैबिनेट सदस्य को नियुक्त करे, उसके लिए उसकी पूरी जो है शक्ति होनी चाहिए। अब इसने कहा कोई सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसने कहा कि विधान परिषद में लोगों को बढ़ाइए मगर सार्वभौमिक मताधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको जो है वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये बात बोला था साइमन ने। ठीक है, अगला बोला कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान को स्थानीय विधायिका और केंद्र में प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसने कहा कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, मतलब नॉर्थ वेस्ट जो है सीमांत प्रांत था, और बलूचिस्तान को कहा कि विधायक यहाँ पे विधायिका बनाइए अलग से, और केंद्र की विधायिका में भी इनका योगदान जो है सुनिश्चित करवाइए। ठीक है, केंद्र में भी इनको अधिकार मिलना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए एनडब्ल्यूपी का और बलूचिस्तान का। ठीक, फिर कहा सिंध को बंबई से और बर्मा को भारत से अलग किया जाना चाहिए। तो सिंध को बंबई से अलग कर दीजिए और बर्मा को भारत से अलग कर दीजिए। बर्मा मतलब म्यांमार, उसको भारत से अलग कर दीजिए। ये प्रावधान जो है इसने किया था। अगला कहा कि भारतीय सेना का जो भारतीयकरण होना चाहिए। तो जो भारतीय सेना है उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, उसको भारतीयकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, और ग्रेटर इंडिया की सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। तो ग्रेटर इंडिया की सलाहकार परिषद की स्थापना की इसने सिफारिश की थी। तो ये बातें इसने बोला था। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है इसने बोला, जो आपने देखा इसको। तो इसकी जो है कुछ चीज तो बहुत अच्छे थे, जैसे इसमें बलूचिस्तान वाला मामला ठीक था। ठीक, गवर्नर जनरल कैबिनेट के सदस्यों को नियुक्त करना चाहिए, मतलब ये पावर सेंट्रलाइज ज्यादा करना चाहता था। ठीक है, गवर्नर जनरल को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था ये। ठीक है, तो ये सिफारिशें की थी जिससे कि कॉमनवेल्थ अवार्ड भी प्रभावित हुआ और बाद में आपका 1935 का अधिनियम भी प्रभावित हुआ। इसका प्रभाव क्या हुआ, साइमन कमीशन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें जो है जो नई पीढ़ी थी कि युवाओं ने राजनीतिक कार्यों में अपना पहला पदचिन्ह बनाया, वे विरोध के सबसे सक्रिय भागीदार थे। तो इसका विरोध ये हो रहा था, इसमें बहुत सक्रिय भागीदारी जो है युवा निभा रहे थे। अगला, कट्टरपंथी ताकतों ने केवल पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि प्रमुख सामाजिक आर्थिक सुधारों की भी मांग करना शुरू कर दिए थे। अब जो कट्टरपंथी थे वो कह रहे थे कि बस जो है हमको पूर्ण स्वतंत्रता ही नहीं चाहिए, हमको सामाजिक और आर्थिक सुधार भी हमको चाहिए। तो ये थोड़ा मांग बढ़ने लगी भारत में, और एक सहमत संविधान बनाने की बिरकेन हेड की चुनौतियों को राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया। तो जो लॉर्ड बिरकेन हेड ने कहा था अगर इतना ही तुम लोगों में पावर है तो एक संविधान बना के दिखाओ। तो इसी बात को सीरियसली ले लिया था। कौन सीरियसली लिया था? तो लाल बहादुर जी के पापा, लाल बहादुर कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के पापा जी थे मोतीलाल नेहरू जी ने लॉर्ड बिरकेन हेड की चुनौतियों को स्वीकार लिया, और राजनीतिक दलों ने मिलकर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1928 या 29 में नेहरू रिपोर्ट आ गई थी। ठीक है, उनमें संविधान के जो है अधिकतम प्रावधान जो है जो आज हमारे संविधान में सब उसमें लिखा हुआ था। ठीक, तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सांप्रदायिक तनाव के समाप्त होने तक अलग अलग सांप्रदायिक मतदाताओं की व्यवस्था बनाए रखने की सिफारिश की थी। तो इसने कहा था कि जो सांप्रदायिक तनाव है भारत में वो तभी सुलझेगा जब आप जो है सबको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अगला, श्वेत आयोग ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का नेतृत्व किया, जिनसे नेताओं और जनता को प्रेरित करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। तो इसको श्वेत आयोग भी कहते थे। साइमन कमीशन को श्वेत आयोग भी कहा जाता था। कारण था कि सब इसमें गोरे लोग ही शामिल थे, इसलिए इसको श्वेत आयोग भी कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, और इससे क्या हुआ कि 1935 का जो अधिनियम, इसी अधिनियम ने, श्वेत आयोग ने ही 1935 का जो अधिनियम था उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। अगला, साइमन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया था कि भारतीयों द्वारा दी गई राय पर विचार किया जाएगा और संवैधानिक सुधारों का स्वाभाविक परिणाम भारत के लिए प्रभुत्व के दर्जे के समान होगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। तो जब इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होने वाली थी
तो इसमें कुछ भारतीयों को विवाद में शामिल किया गया, जो इसमें आयोग में नहीं, मतलब कि जो जो रिपोर्ट थी तो उसमें कोई ना कोई अपने जैसे पत्र पत्रिका में इनपुट अपना देता था कि जैसे हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे हमारे उस समय देश के, तो उन्होंने अपना पत्र पत्रिकाओं में अपना भी सुझाव देते थे, तो उसको जो है थोड़ा सा कंसिडर किया गया था। और संवैधानिक सुधार जो कि भारतीयों ने दी है उसको भी थोड़ा उसमें ध्यान दिया जाएगा जब जो भी प्रकाशन होगा इसका रिपोर्ट का, मगर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। और रिपोर्ट की सिफारिशों ने भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए संविधान निर्माण के समय कई हिस्सों के आधार के रूप में कार्य किया। तो इस रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान में कुछ जो है नियम कानून जोड़े गए। ठीक है। आयोग द्वारा द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की सिफारिश की थी, जो कि एक अच्छी बात थी। और आयोग की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित होती है, 1930 में प्रकाशित हुई, और पहला प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ, और इसने लगभग सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार स्थापित कर दिया। तो इसी के आधार पे साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी कि परिषदों का जो है संख्या बढ़ाई जाए और चुनाव कराए जाए, मगर चुनाव जो है सार्वभौमिक मताधिकार न हो सबको, मतलब सबको वोट देने का अधिकार ना हो। तो ये सब चीजें बातें इसमें कही गई थी। ठीक है। अगला है ये कम्युनल अवार्ड है, जिसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो भीमराव अम्बेडकर को रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था 1932 में, 1932 में दिया था। तो भारत की जो प्रांतीय विधायिकाओं में दलित के प्रतिनिधित्व के बारे में 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की थी, जिसमें आरक्षण दिया गया था किसको? दलितों को। ठीक है। तो यह अंग्रेज द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो नीति का एक अन्य उदाहरण था। ठीक है। तो हमने मुसलमानों को दिया, फिर सिखों को दिया, फिर हिंदू में भी घुस गए, हिंदू के जातियों को पकड़ा इन्होंने, उनको तोड़ने की कोशिश की। ठीक है। तो दलितों को इन्होंने दिया था, दलितों को दे दिया। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। तो गांधी जी ने इसमें काफी प्रयास किया था इसको हटाने के लिए। तो अंग्रेजों के अनुसार यह ब्रिटिश शासन द्वारा दलितों की राजनीति और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास है। इसके प्रावधान जो है निम्नलिखित थे। तो इसने कहा कि ये दलितों की स्थिति सुधारेगा। वहां के लोग ये कह रहे थे, जो वहां प्रधानमंत्री वहां का बोल रहा था कि ये दलितों की स्थिति सुधारेगा और उनका प्रतिनिधित्व जो है वो हमारे लेजिस्लेशन में बढ़ेगा, तो उससे उनकी स्थिति का सुधार होगा, ये उसने बोला था। मगर उसका मेन एम था, उसका मोटो उसका यही था कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना। तो इसके जो है इसमें जो लिखा हुआ था, जो अवार्ड मिला था इनको, मतलब जो सुधार के प्रयास थे, इनके प्रावधान क्या थे। तो इसमें जो है कम्युनल अवार्ड में क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका, जो प्रांत में जो भी व्यवस्थापिका थी, मतलब हमारी लेजिस्लेटिव थी या विधानमंडल या विधान परिषद थी, उसकी जो है दुगुना कर दी गई, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई। ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो अभी इसी के बारे में तो पढ़ भी रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था तो पहले से की जा रही है। मुसलमानों को दिया, सिखों को दिया, ईसाइयों को दिया। ठीक है। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए जाने लगे, तो स्त्रियों के लिए भी कुछ आरक्षण जो है दिया गया। ठीक है। महिलाओं को प्रथम मताधिकार कब दिया गया था, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 1919 के अधिनियम में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा था यूपीएससी में। अगला, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। दलितों को पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। तो ये इसी के लिए बात हो रही है बेसिकली, कि दलितों को पृथक निर्वाचन भी दे दिया गया 1932 में। ठीक है। तो हिंदू जो था, जो उसके अंदर भी जातिवाद वो लोग फैलाने लगे, तभी सांप्रदायिकता फैला रहे थे, अब जातिवाद करने लगे। ठीक है। तो सरकार ने इस घोषणा की कि उनके द्वारा दलितों की स्थिति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने और सुधार का प्रयास किया गया है, ये जो है पृथक निर्वाचन देकर। ठीक है। जिससे अब जो बाद में जो विश्लेषण करता थे, गहन विश्लेषण करने पे पता चला कि ये हमारे राष्ट्रवाद को कमजोर करने की उनकी चाल थी। गांधी जी इसी पे नाराज हुए
और अनशन करने लगे। अब उन्होंने कई बार बात करने की कोशिश की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से कि ये उनकी चाल है, हमको कमजोर करना चाहते हैं, कृपया आइए और बैठ के हम लोग इसका हल निकालते हैं कि हम लोग क्या इसका हल निकाल सकते हैं, हम लोग अपने में बात करके आपको इतना सीट का आरक्षण दे देंगे। तो मगर तैयार नहीं हो रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर जी तैयार नहीं हो रहे थे। उनको लग रहा था कि ये ज्यादा सही है जो अवार्ड मिला है हमको। बाकी गांधी जी कहते थे कि हम सीटों का जैसे आवंटन करेंगे तो जहां उनका प्रतिनिधित्व होगा, जहां उनकी जनसंख्या होंगी, उसी अनुपात में हम प्रतिनिधित्व दे देंगे अपने, जो भी लेजिस्लेटिव है, जो भी विधान परिषद है या विधानसभा है, वहां पे दे देंगे। मगर वो मान रहे नहीं रहे थे, तो आमरण अनशन पे गांधी जी बैठ गए थे। तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो राष्ट्रवाद कमजोर करने का प्रयत्न किया गया, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो कैसे राष्ट्रवाद कमजोर होगा? तो इस निर्णय की योजना ही ऐसी बनाई गई थी कि प्रांतों में वास्तविक उत्तरदायी शासन का विकास न हो। ठीक है, तो इसी बनाई गई थी कि वहां पे उत्तरदायी शासन का विकास ही न हो। केंद्रीय व्यवस्थापिका के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जब तुमको इतना ही, जब अंग्रेजों की इतना ही उनको अल्पसंख्यकों को या दलितों को आगे बढ़ाने का मोह था, तो तुम केंद्रीय विधानसभा में क्यों नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन दिए? केंद्र में भी तो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए तुमको, तो सिर्फ प्रांतों में देके एक गुनगुना पकड़ा के छोड़ दिए उनको। ठीक है, सेंटर में भी देना चाहिए था इनको, मगर वहां पे केंद्रीय व्यवस्थापिका में कोई परिवर्तन नहीं किया इन्होंने। ठीक है, यह निर्णय पक्षपात पर आधारित था, क्योंकि इसमें यूरोपियों और मुसलमानों को विशेष रियायतें दी गई थी। तो इस बारे में यूरोपियों और मुसलमानों को विशेष रियायतें दी गई थी। ठीक है, अस्पृश्यों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था के द्वारा हिंदुओं में फूट डालने का प्रयास किया गया, जिसको बता रहे थे कि हिंदू में घुस के भी अब जातिवाद करने लगे लोग, जातिवाद। ठीक है, इस निर्णय से मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था। इस निर्णय से मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। वो लोग सपोर्ट कर रहे थे इनका, जो दलित समाज थे, दलित लोगों का सपोर्ट ये लोग मुसलमान लोग करने लगे। ठीक है, तो सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा थोड़ा मिल रहा था। इस प्रकार सांप्रदायिक अधिनिर्णय ने हिंदू मुस्लिम हितों में टकराव तो उत्पन्न की ही, साथ ही हिंदुओं में भी सवर्ण और अस्पृश्य के मध्य हितों के टकराव को जन्म दे दिया। तो 1909 के जो अधिनियम में मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, वहां से हिंदू मुस्लिम चल ही रहा था। फिर जो है इन्होंने सवर्णों और अस्पृश्यतों के मध्य जो है हितों के टकराव को जन्म दे दिया कि अब जो है सवर्ण और जो दलित हैं उनके बीच भी टकराव जो है उत्पन्न हो गया। इस बिंदु से पता चलता है कि उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति ही पालन की थी। इसे निम्न बिंदुओं के मध्य समझा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे समझा जा सकता है भाई? तो पहला है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अधिक सहूलियत मांगना प्रारंभ किया। तो मुस्लिम लीग जो थी, मुसलमानों के लिए अधिक सहूलियत मांगती थी, अधिक सीट मांगती थी। मुसलमानों के लिए ये दिया जाए, मुसलमानों को वो दिया जाए, बाकी और किसी की बात वहां पर नहीं होती थी। ठीक है, तो मांगना प्रारंभ कर दिया। तो हिंदुओं में अस्पृश्य वर्ग भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ललायत हो गया। इससे हिंदू समाज में भी हितों का टकराव जो है होने लगा। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो था एक अवार्ड नहीं था किसी को, हमारे दलित भाइयों को। ये जो था एक उनकी सोची समझी चाल थी, जो कि भारत के राष्ट्रवाद पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। तो ये पूरा मामला था इसका। तो इसी का विरोध जो है गांधी जी कर रहे थे। तो पूना समझौता के लिए उन्होंने बार बार परेशान किया था कि पूना पर समझौता कर लिया जाए। तो अम्बेडकर जी को बुला रहे थे, मगर अम्बेडकर जी आ नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, जो हमको मिला है वो सही है, वो तैयार नहीं थे। ठीक है, तो पूना समझौता की पृष्ठभूमि क्या थी? तो पूना पैक्ट जो है 1932 में ही हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसमें पिछड़ों वर्गों, मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। इसमें देखिए एक ही बात नहीं थी इसमें पिछड़ वर्गों, मुसलमानों, यूरोपीय लोगों, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान जो है कर दिया था, हर जगह कर दिया था। पहले सिखों का 1919 में थोड़ा सा हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं परसेंट मिला था, कुछ एरिया में उनको दिया गया था, इस तरीके से हर जगह नहीं दिया था। मगर अब जो है इसमें खोल के कह दिया कि ठीक है 1932 में कि अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा। किसको? सिखों को भी दे दिया, यूरोपीय लोगों को दे दिया, मुसलमान को दिया ही था 1909 में, एंग्लो इंडियन को भी दे दिया, और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दे दिया। ठीक है, तो इसका गांधी जी विरोध कर रहे थे।
तो 1932 का पुरस्कार अलग अलग निर्वाचक मंडलों की अवधारणा पर आधारित था। तो अलग अलग निर्वाचन मंडलों की अवधारणा पर जो है निर्वाचित जो है ये आधारित था। अलग अलग निर्वाचन मंडल का मतलब ये है कि एक गांव में अगर 100 मुसलमान है तो उनका अलग से प्रतिनिधि उठेगा, वहां पे सिख है तो उसका अलग होगा, और एक मुस्लिम है उसका अलग होगा। तो इस तरीके से पूरा बटा हुआ था। दलित होगा उसका अलग होगा। तो काफी जो है दिक्कत थी इसमें, तो अवधारणा पर आधारित था, जिससे ब्रिटिश सरकार ने मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के माध्यम से पहले से ही लागू कर दिया था। तो जितना हमने बताया ऊपर कि मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय मूल के ईसाई और दलित लोगों को दे दिया, और ये मिंटो मार्लो से लेके और अभी तक 1932 के कम्युनल अवार्ड तक ये चलता रहा। इस तरीके से सब अलग अलग कभी ना कभी कुछ ना कुछ दे रहे थे इनको। तो पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली के तहत प्रत्येक समुदाय को विधानमंडलों में कुछ सीटें आवंटित की जाती थी, और केवल इन्हीं समुदाय के सदस्य विधायी सभाओं में उसी समुदाय के प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान करने के पात्र होते थे। तो कोई अगर हरिजन खड़ा है या कोई अगर हरिजन व्यक्ति खड़ा है तो हरिजन व्यक्ति ही सिर्फ उसको वोट देगा, कोई मुस्लिम खड़ा है तो सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति वोट देगा, कोई ईसाई खड़ा है तो मतदान करने का पात्र सिर्फ ईसाई होगा। ठीक है, ये कहा गया था। अब देखिए गांधी जी का काम शुरू होता है यहां से। तो महात्मा गांधी जी सांप्रदायिक पुरस्कार के घोर विरोधी थे, क्योंकि यह पुरस्कार भारतीय लोगों को कई विशेष हित समूहों में विभाजित करने और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने की ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति की एक प्लानिंग थी। ठीक है, साम्राज्यवादियों ने निरंतर प्रयास किया कि हमारे राष्ट्रवाद को कमजोर किया जाए। तो प्रारंभ में अम्बेडकर इस पुरस्कार के पक्ष में थे, क्योंकि उनके अनुसार पृथक निर्वाचक मंडल जैसे राजनीतिक समाधान दलित वर्गों के उत्थान के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। वो सोच रहे थे कि दलित वर्ग के लिए काफी अलग निर्वाचन मंडल जो है कारगर साबित होगा। हालांकि कई दौरे की वार्ता के बाद गांधी और अम्बेडकर दोनों पूना समझौता नामक एक समाधान पर सहमत हुए, और इस प्रकार दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वो गांधी जी अनशन पे बैठ गए, तब जाके अम्बेडकर जी को बड़े बड़े नेता जो है उनको मनाने लगे कि मान जाइए नहीं तो मर जाएंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। तो वो जो है तब जाके माने, और इन्होंने कहा कि ठीक है हम समाप्त करते हैं, मगर हमको क्या देंगे आप लोग, किस बेस पे मानूं मैं। तो पूना समझौता का महत्व क्या हुआ, तो पूना समझौता में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व हो गया। तो महात्मा गांधी के साथ हुए एक समझौते में अम्बेडकर इस बात पर सहमत हुए थे दलित वर्ग के उम्मीदवारों का चुनाव संयुक्त निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब पूरा निर्वाचन जब होगा संयुक्त मंडल में सबका चुनाव होगा, तो उसमें हमको जैसे अगर 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो हमको 4, 10, 6 सीटों पर हमारे जो है प्रतिनिधि होने चाहिए, दलित प्रतिनिधि होने चाहिए। ठीक है, तो संयुक्त निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो सांप्रदायिक पुरस्कार के तहत आवंटित सीटों की तुलना में विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए लगभग दोगुनी सीटें आरक्षित की गई। तो उसने कहा था कि ठीक है आपकी सीटों को मैं दोगुनी, मतलब अगर 10 सीट दिया है, कम्युनल अवार्ड ने अगर आपको 10 सीटें दिया है, तो गांधी जी ने कहा कि हम आपको 20 सीटें देंगे, दोगुनी सीटें देंगे, मगर आप कम्युनल अवार्ड को नकार दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। तो वही हुआ, तो लगभग दोगुनी सीटें 147 सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, पहले जो था 70 सीटों के आसपास उनको मिला था, मगर इसको दोगुनी करके 147 सीटें दे दिया गांधी जी ने। इसके अतिरिक्त पूना समझौते ने सार्वजनिक सेवाओं में दलित वर्गों की उचित प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया गया कि जो सार्वजनिक सेवा है, ठीक है, जो सरकारी सेवा है उसमें जो है दलितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साथ ही उनके उत्थान के लिए शैक्षिक अनुदान का एक हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि उनको शैक्षणिक अनुदान उनको दिया जाना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, और उनके जो वर्ग जो प्रतिनिधि हैं उचित प्रतिनिधित्व तो उनको जो है मिलना चाहिए, इनको दलितों को, दलित वर्गों के लिए उचित प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया, और साथ ही उनको पढ़ाई वढ़ाई के लिए पैसा का एक हिस्सा जो है निर्धारित किया कि हम कुछ पैसा देंगे आपको। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया बात यहाँ पे चल रही है सब। अगला कि पूना संधि उच्च वर्ग के हिंदुओं द्वारा इस बात की स्पष्ट स्वीकृति थी कि दलित वर्ग भारतीय समाज के सबसे अधिक भेदभावग्रस्त वर्ग है। तो पूना संधि उच्च वर्ग के हिंदुओं द्वारा इस बात की स्पष्ट स्वीकृति, उन्होंने माना कि सही बात है भाई
जो दलित वर्ग है भारत में वो काफी शोषित है। सबसे अधिक भेदभाव उन्हीं के साथ हुआ है, इन्होंने उच्च वर्गों ने इस बात को माना था। यह अभी स्वीकार किया गया कि दलित वर्ग को राजनीतिक आवाज देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। ठीक है, इसको माना होगा कि जो राजनीतिक आवाज है दलित वर्गों के लिए, उसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। और इस समझौते ने पूरे देश को दलित वर्गों के उत्थान के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार बना दिया। ठीक है, तो नैतिक रूप से जिम्मेदारी जो है बढ़ गई किसकी, तो भारतीय लोगों की, गांधी जी की, उच्च वर्ग के नेताओं की, सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई। और पूना समझौते में जिन रियासतों पर सहमति बनी थी वे स्वतंत्र भारत में बहुत बाद में शुरू किए गए विश्व के सबसे बड़े सकारात्मक कार्यक्रम विधानमंडल, सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के अग्रदूत थे। तो पूना समझौता में जिन रियासतों पर सहमति बनी थी, रियासतें रियायत है, जिन रियायतों पे सहमति बनी थी वे जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद विश्व के सबसे बड़े सकारात्मक कार्यक्रम के रूप में चालू हुआ। ठीक है, क्या चालू हुआ कि सार्वजनिक सेवाओं में, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की जो बात है वो है चालू हुआ, और उसी के अग्रदूत जो है पूना समझौता बना। ठीक है, ये पूरा जो है मामला है इसका। अगला देखते हैं हम लोग। तो पूना पैक्ट तो समझ में आया होगा ना, पूना पैक्ट क्यों हुआ। कमनल अवार्ड जो 1932 में दिया गया था गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब खत्म हुआ तो कमनल अवार्ड जो है दिया गया। ठीक है, उसके बाद कमनल अवार्ड जो हुआ तो भारत में काफी गांधी जी का विरोध हुआ, तो गांधी जी अनशन पे बैठ गए। जब वो अनशन कर रहे थे तभी जो है, तब भी अम्बेडकर जी नहीं मान रहे थे, मगर जाके उनको मनाया गया, काफी नेताओं ने मनाया। फिर जो है कितना सकारात्मक जो है आरक्षण उनको मिला, और आज भी आरक्षण जो है मिल रहा है हमारे दलित भाइयों को। ठीक है, अगला है इसी में अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव में क्या बोला गया था इसको समझते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव जो था 1940 में आया था। पूछता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1940 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इसको पेश किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, भारत भी उसमें शामिल हो। ठीक है, भारतीयों का समर्थन प्राप्त हो द्वितीय विश्व युद्ध में कि हम भी आपके साथ हैं। तो मुख्य प्रावधान इसमें किया गया था। तो मुख्य प्रावधान क्या था, तो उसने कहा था, लॉर्ड लिनलिथगो ने बोला था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा या अधिराज्य का दर्जा जो है हम देंगे जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको देंगे। ठीक है, अगला कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर उसमें अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। विस्तार समझ लीजिए कि ये 1800 से 58 से ये लोग कर रहे हैं, भारतीयों को डाल रहे हैं इसमें, मगर अभी भी विस्तार नहीं कर पाए, और लगभग समझिए 100 साल हो गया। ठीक है, 100 साल के आसपास हो गया, फिर भी अभी भारतीयों को शामिल ज्यादा नहीं किए सब। ठीक है, तो इतना असंतोष फैला था लोगों में कि क्या कोई करे। अभी भी इन्होंने अब शामिल करने की बात कर रहे हैं कि और हम भारतीयों को डालेंगे इसमें। ठीक है, अगला कहा कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। तो भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार जो है होगा। इन्होंने कहा था कि भारतीय अपना संविधान जो है बना सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा अपना बना सकते हैं। अल्पसंख्यकों के सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं होगा। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक जो हैं, जिसमें मुसलमान भी आते थे, उनकी सहमति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसमें। उनकी राय विचार जरूर लिया जाएगा, संवैधानिक परिवर्तन करना है तो इसका प्रतिक्रिया क्या हुई और इसका परिणाम क्या हुआ। तो कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की मांग को नकारते हुए पूर्ण स्वतंत्रता के रास्ते में बाधा माना और इसे अस्वीकार कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, कहा कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि अलग पाकिस्तान बनाने की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं की गई थी इसमें। तो पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, इस वजह से मुस्लिम लीग ने इसको हटा दिया, कहा कि नहीं सही है। ठीक है, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब उसको खत्म होने के बाद में अब क्रिप्स मिशन आ रहा है 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आ रहा है। क्रिप्स मिशन क्या कर रहा है, क्रोनोलॉजी में इसको पूछता है एग्जामों में, क्रिप्स मिशन कब आया था।
तो क्रिप्स मिशन के नाम से जाने जाने वाली ये बैठक 22 मार्च 19 से 2 अप्रैल 1942 तक दिल्ली में हुई और इसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य से जापानी आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षा के लिए भारतीय समर्थन को जुटाना था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान था हमारे नॉर्थ ईस्ट से अटैक करते हुए, सिंगापुर वगैरह में अटैक करते हुए धीरे धीरे वो भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो उसी हड़बड़ी में 1942 में क्रिप्स मिशन आया जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि आक्रमण के खिलाफ जो है देश को खड़ा किया जा सके कि भारत पर अगर कोई आक्रमण करे जापान तो भारत के लोग ही खड़े हो वहां पे। ठीक है, तो इसका यही लक्ष्य था। पृष्ठभूमि क्या थी इसमें? तो 1940 के दशक में जापान की लगातार जीत से ब्रिटिश चिंतित था। जापान की लगातार जीत से ब्रिटिश जो है चिंतित था। 1940 से जापान जो है लगातार उस एरिया में जीतता आ रहा था, तो इसीलिए चिंतित था। जब वर्मा युद्ध में बदल गया, जब वर्मा युद्ध क्षेत्र में बदल गया, हमारा जो म्यांमार है, जब युद्ध क्षेत्र में बदल गया और युद्ध भारतीय सीमाओं तक पहुंच गया तो अंग्रेजों को भारत के भविष्य के बारे में अधिक चिंता होने लगी थी। ठीक है, और देश में स्थिति और जटिल हो न जाए, और देश में स्थिति और भी जटिल हो गई क्योंकि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष को तेज करके इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तो कांग्रेस ने कहा कि हम इसी का फायदा उठाते हैं जो अटैक जापान कर रहा है और इसी में हम स्वतंत्रता की मांग को और तेज कर देते हैं। तो देखे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो है चल रहा था 1942 वाला, तो वो भी चल रहा था इसी में। तो इसी स्थिति का फायदा उठाना था कि देश में जो स्थिति जटिल हो गई थी एकदम से, जो ब्रिटेन डरा हुआ था जापान से, तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी को सबको मिलाने के लिए ये जो क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद तेजी से बढ़ रहे थे और स्पष्ट रूप से दोनों पार्टियां को एक साझा एजेंडा उनको देना था क्रिप्स मिशन को। तो पार्टियों के एक साझा एजेंडे पर लाने का कोई संभावना नहीं थी, मगर ये प्रयास कर रहे थे कि एक साझा एजेंडा ऐसा प्रस्तुत किया जाए जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही राजी हो सके और मान जाए ताकि एक साझा एजेंडा पर आ जाए। मगर इसी संभावना लग नहीं रही थी कि वो साझा एजेंडे पे काम कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था और भारत जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। तो ये सब जो है भेद थोड़ा बढ़ गया था, इसमें कलह ज्यादा था इस समय, उन्हीं को ये निपटाने की कोशिश कर रहा था क्रिप्स। ठीक है, फिर जो है इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने 1942 में लॉर्ड प्रिवी सील स्टैंगफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक मिशन भेजा जिसका उद्देश्य था संवैधानिक व्यवस्था पर हिंदू मुस्लिम सहमति प्राप्त करना। तो संवैधानिक मामले पर हिंदू मुस्लिम सहमति प्राप्त करना इसका मुख्य जो उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का। ठीक है, और भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक अपने संघर्ष को स्थगित करने के लिए राजी करना था। जो अपना संघर्ष कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन का, उसको कम से कम आजादी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक अपने संघर्ष को स्थगित करें। नहीं तो कितने मोर्चे पे काम करेगा ब्रिटेन, उधर लड़ रहा था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लड़ रहा था, इधर भारतवासियों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया था कि आजाद करो हमको, तो कहाँ लड़ेगा वो। तो काफी दबाव था ब्रिटेन पे, कोई इसका सोल्यूशन निकाले। जो उसके जो मित्र राष्ट्र थे जो ब्रिटेन के साथ में थे, उसका दबाव काफी ज्यादा था उन लोगों का। ठीक है, और क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव दिए थे तो उसको समझते हैं। तो मुख्य जो प्रस्ताव क्रिप्स मिशन का था, तो कहा कि युद्ध के दौरान भारत पर अंग्रेजों का अधिकार बना रहेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को पूर्ण बाह्य एवं आंतरिक स्वायत्तता के साथ एक डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। तो अभी भी डोमिनियन पे ही टिका हुआ है, क्रिप्स भी डोमिनियन पर ही टिका हुआ है क्रिप्स। ठीक है, तो डोमिनियन के वैसे भी भारत के नेता जो है मानने वाले नहीं थे, तो क्रिप्स भी डोमिनियन स्टेट का जो है दर्जा देने के लिए ललायित हो रहा था। ठीक है, हालांकि यह ब्रिटिश राज के प्रति समान निष्ठा के कारण यूनाइटेड किंगडम और अन्य डोमिनियनों से जुड़ा रहेगा। ठीक है, हालांकि ब्रिटिश राज के प्रति समान निष्ठा के साथ जो है
यूके और अन्य डोमिनियन, जो अन्य डोमिनियन और भी इन्होंने बनाया था उनसे जुड़ा रहेगा। ठीक है। अगला, युद्ध की समाप्ति पर भारत के भावी संविधान का निर्माण करने के अधिकार के साथ संवैधानिक सभा की स्थापना की जाएगी। तो संवैधानिक सभा की स्थापना की बात जो इसमें की गई थी क्रिप्स मिशन में, सभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही संविधान सभा का चुनाव होगा, और रियासतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा कि रियासतों के लोग भी आके यहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व जो है संभालें संविधान सभा में और संविधान निर्माण में अपना योगदान दें। तो क्रिप्स मिशन ने यह बोला था और कहा कि नए संविधान से असहमत प्रांतों को प्रस्तावित संघ से बाहर रहने का अधिकार होगा। अब देखिए यहीं पे गड़बड़ी हो गई। ये जो है कहा कि जिनको संविधान सभा में नहीं जाना है, जिनको मंजूर नहीं कि वो संविधान सभा में संविधान बनाए अपना, वो अलग रह सकते हैं। तो प्रांतों को इसने छूट दे दी और यहीं से मुस्लिम लीग को फायदा मिला। यही मुस्लिम लीग का लूप खोल था। ये पाकिस्तान की मांग को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं मगर कहीं ना कहीं कर ही रहा था। ठीक है, संघ से बाहर रहने का अधिकार होगा। तो जो प्रांत जो है पाकिस्तान में जाना चाहते होंगे वो कभी इसमें आएंगे नहीं। ठीक है, ऐसे प्रांतों को अपना अलग संघ बनाने का अधिकार होगा। तो अब बताइए, अब सब प्रांत मिलकर अलग संघ बना देंगे। ठीक है, और एक संघ भारत का बनेगा जो जिसका कांग्रेस मांग कर रही थी, जो है एक अलग जो है अलग से प्रांत जो है जो प्रांत सहमति नहीं होगी संविधान सभा से, वो अपना अलग से एक जो है संघ बना सकते हैं। तो ये कई संघ बन जाएंगे इस भारत के क्षेत्र में। तो ब्रिटिश सरकार उन्हें राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी करेगी। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल करने की बात भी कर रहा था। तो राष्ट्रमंडल देश कौन है? तो जहां जहां ब्रिटिश राज्य था, फिर बाद में उन देशों को जब आजादी दे दी ब्रिटिशरों ने, तो वो उसको एक राष्ट्रमंडल में जोड़ा। उनको एक देशों का ग्रुप बनाया जिसमें राष्ट्रमंडल थे, जहां कभी न कभी अंग्रेजों ने अपना राज किया था, तो उनको उसमें जोड़ देता था। उसी राष्ट्रमंडल कह के उनको सबको उसी में समाहित करता था जहां जहां उसने राज किया था। जो जो आजाद हो गए थे या खुद ही आजादी दे दिए थे लोग, वो लोग उसी को जोड़ के राष्ट्रमंडल कहते थे। तो राष्ट्रमंडल में शामिल होने का के लिए भी आमंत्रित कर रहे थे कि आप अलग से संघ बना लीजिए या भारत में ही रहिए, कहीं भी रहिए, आप राष्ट्रमंडल से जुड़ सकते हैं, ये बात बोला था। ठीक है, अगला, युद्ध के दौरान भारत की विभिन्न पार्टियों से मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि रक्षा और विदेश मामले की जिम्मेदारी पूरी तरह से वायसराय के पास होगी। तो देखिए अभी वायसराय को इसमें भी मजबूत बना रहे हैं सब। ठीक है, तो इनका हमेशा यही चलता था। ठीक, तो ये जो मुद्दे थे ये बार बार एग्जाम में पूछता है क्रिप्स मिशन के क्या क्या बातें उसने कहा था। तो क्रिप्स मिशन जो था, पिछले प्रस्ताव जो अगस्त प्रस्ताव अगर आया था उससे कैसे जो अलग था ये, तो कैसे अलग था? पहला बात कर रहा है कि अब संविधान बनाने का अधिकार जो है पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में था, न कि मुख्य रूप से भारतीयों के हाथों में, जैसा कि अगस्त प्रस्ताव में नहीं था। ठीक है, तो अब संविधान बनाने का अधिकार पूरी तरह से भारतीयों के हाथों में होना था। ठीक है, भारतीयों में से चुने गए लोग जाकर संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है, मगर ऐसा जो है जैसा कि अगस्त प्रस्ताव में निहित था, न कि मुख्य रूप से भारतीयों के हाथों में। तो अगस्त प्रस्ताव कहा था कि मुख्य रूप से भारतीयों के हाथों में होगा कि अपना वो संविधान सभा बना के अपना संविधान बना सकते हैं। तो अब जो है क्रिप्स ने कहा कि आप ही बनाएंगे, आपका संविधान है, आप ही बनाओगे। ठीक है, मगर डोमिनियन के अंदर गत रहोगे, डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा आपको, ये क्रिप्स बोल रहा था। मगर कांग्रेस टिकी हुई थी कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान की मांग पे टिकी हुई थी। ठीक है, संविधान सभा के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत की गई थी इसमें, जैसा आपने देखा ऊपर। अगला, किसी भी प्रांत के पास अलग संविधान रखने का जो है विकल्प उपलब्ध था, जो भारत के विभाजन की रूपरेखा थी। समझ रहे हैं? तो कोई भी अगर अलग रह जाए, 10 प्रांत भी अलग रह गए तो भारत का विभाजन तो हो ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यह प्रावधान इसमें था। तो इसी से सब लोग असंतुष्ट थे। किसी भी प्रांत के पास अलग संविधान रखने का विकल्प जो होने से विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गई थी और स्वतंत्र भारत राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता था। अगर स्वतंत्र भारत है तो वो राष्ट्रमंडल देशों से अलग हो सकता है या जुड़ भी सकता है। आमंत्रित किया जाएगा आपको, आमंत्रित किया जाएगा। आपका जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़िए। ठीक, तो क्रिप्स मिशन पर क्या प्रतिक्रियाएं थी पार्टियों की? तो कांग्रेस कह रही थी कि तुम मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दे नहीं रहे हो,
या तो अधिराज्य का दर्जा दे रहे हो, तो इसीलिए ये मामला ठीक नहीं है। तो उसने इसको नकार दिया कि पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय में प्रभुत्व का दर्जा दे रहा था। ठीक है, रियासतों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बल्कि मनोनीत व्यक्तियों द्वारा किया जाना था। तो ये भी उनको पसंद नहीं आया लोगों को। प्रांतों को अलग होने का अधिकार देना राष्ट्रीय एकता सिद्धांत के विरुद्ध था, जो कांग्रेस नहीं मानी इसको। सत्ता के तत्काल हस्तांतरण की कोई योजना नहीं थी और रक्षा में कोई वास्तविक हिस्सेदारी नहीं थी। गवर्नर जनरल सर्वोच्च पद, जो सर्वोच्च शक्ति उसकी बरकरार रही। एक निगेटिव पॉइंट था इनके लिए, क्योंकि इनके पास भी, जो कांग्रेस थी उसके पास भी सक्षम लोग थे जो इन सब चीजों का, जो गवर्नर जनरल कर सकता था वो लोग भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। मगर जो है गवर्नर जनरल को ही संवैधानिक प्रमुख बनाया गया, जो कि स्वीकार्य नहीं था। ठीक है, अगला जो है मुस्लिम लीग को भी पसंद नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की मांग जो है सही नहीं, कोई इसको दिया नहीं, डायरेक्ट नहीं कहा था कि पाकिस्तान की मांग। उन्होंने एकल भारतीय संघ के विचार की आलोचना की कि एकल भारतीय संघ नहीं होना चाहिए। उन्हें संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया और संघ में प्रांतों के शामिल होने पर निर्णय लेने की प्रक्रिया पसंद नहीं थी। ठीक है, तो इनको कई चीज पसंद नहीं थी भाई। ठीक, उनका मानना था कि प्रस्तावों से मुसलमानों के आत्म निर्णय के अधिकार जो है और पाकिस्तान के निर्माण के अधिकार का हनन होगा। ठीक है, और उन्होंने संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया और जो उसमें प्रांतों को शामिल होना उनको पसंद नहीं था। विफलता के सब यही कारण थे। ठीक है, इसमें दिया विफलता के कारण क्या थे, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वही जो बात थी वही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब अगला आता है माउंट बेटन योजना। ठीक है, तो माउंट बेटन योजना जो है 3 जून योजना इसको कहते हैं, और जो है 3 जून योजना 1947 में आया था। ठीक है, तो संविधान सभा हमारा बन चुकी है, संविधान सभा अपना कार्य कर रही है। ठीक है, तो माउंट बेटन योजना आ रही है, या 3 जून योजना के कारण भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 1947 में बंगाल पंजाब का दुखद विभाजन हुआ। ठीक है, तो माउंट बेटन योजना या 3 जून योजना के कारण भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और 1947 में बंगाल और पंजाब का दुखद विभाजन हुआ। इस योजना के तहत पंजाब और बंगाल में अनूठी मतदान प्रणाली लागू की गई, जिन्हें हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को विभाजन के लिए मतदान कराना था। परिणाम स्वरूप पश्चिमी पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान में विलय हो गया और पूर्वी बंगाल क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, माउंट बेटन योजना के अनुसार जो है 565 जो रियासतों को या तो भारत या तो पाकिस्तान के प्रभुत्व में शामिल होना था। इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने इस रियासतों को स्वतंत्र भारत में एकीकृत किया और इस योजना का जो है संहिताबद्ध रूप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना। ठीक है, तो ये क्या हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बना, मतलब माउंट बेटन योजना के हिसाब से जो है बंटवारा हुआ था। तो 1947 की शुरुआत तक भारत में सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता तेजी से बढ़ रही थी और कैबिनेट मिशन योजना की विफलता, जो कैबिनेट मिशन आया था, देखिए कैबिनेट मिशन को डालना भूल गया था मैं। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन योजना आई थी, कैबिनेट, देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना को डायरेक्ट ही देख लेते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना देख लेते हैं कब आई थी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी, ये कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में जो है बात करें। कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में भेजी गई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन मिशन जो है भेजा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के संबंध में एक कार्यकारी तंत्र या वर्किंग एग्रीमेंट जो है, वर्किंग अरेंजमेंट जो है तैयार करना था, जिससे ब्रिटिश भारत में
देशी रियासतों को शामिल किया जा सके। ठीक है, ब्रिटिश भारत में देशी रियासतों को शामिल किया जा सके, इनका मेन जो है था ये। ठीक, ब्रिटिश भारत में देशी रियासतों को शामिल करना उसका उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। इस मिशन के प्रमुख प्रस्ताव में पहला था कि 3 स्तरीय सरकार, ठीक है, 3 स्तरीय सरकार होनी चाहिए। संघीय सरकार होगी, प्रांतीय सरकार होगी, ग्रुप या समूह, कई प्रांतों के समूह बनाए जाने थे जिन्हें अधिकार दिए जाने थे। संविधान सभा का गठन, तो फॉर्मेशन संविधान सभा का बना था, वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही बना था। तो संविधान सभा का गठन, एक संवैधानिक सभा का तत्काल गठन किया जाना था जिसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, समूह की शक्तियां, पावर ऑफ ग्रुप जो था, प्रत्येक समूह को अपने स्वयं के संविधान बनाने और अपनी आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था तय करने की शक्ति जो है इसमें दी जानी थी। ठीक है, यह योजना भारतीय नेताओं, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में विभिन्न मतभेदों के कारण पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। हालांकि इसने भारत के जो विभाजन को रोकने और एक संयुक्त भारत के लिए एक ढांचा प्रदान करने का गंभीर प्रयास था। तो कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से नकार दिया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था। इस डेट को याद रखिएगा, मार्च 1946। ठीक है, तो उसको पूरी तरह से नकार दिया था। किसको? बंगाल के उसके विभाजन को। किसके विभाजन को? तो पाकिस्तान और भारत के अलग अलग राष्ट्र बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसी वजह से इसको कैबिनेट योजना फेल हो गई थी, मुस्लिम लीग नहीं माना। ठीक है, तो ये पूरा मामला जो था उसमें। ठीक है, ठीक, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसने प्रयास किया था कि भारत जो है आज अलग न हो, टूटे नहीं। ठीक है, तो ये बात था। ठीक, तो कैबिनेट मिशन योजना विफल हो गई और सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि जैसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, अब सांप्रदायिक दंगा करवाने लगा मुस्लिम लीग, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 के दौरान देखी गई घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण छोड़ने की तात्कालिकता के प्रति अस्वस्थ कर दिया। उसने जब 1946 में डायरेक्ट जो है एक्शन हो गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने कर दिया और मारकाट चालू हो गई चारों तरफ, तो काफी जो है प्रभावित हुए से अंग्रेज देख के, अंग्रेज सरकार और ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब जो है इनको अलग कर देना चाहिए और वहां को छोड़ के वहां से चले आना चाहिए। ठीक है, तो भारत छोड़ने की बात इसमें करने की जाने लगी। तो माउंटबेटन कार्य अराजकता को कम करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करना था। तो माउंटबेटन योजना, ये जो है माउंटबेटन प्लान, जो माउंटबेटन प्लान हम जो लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका जो है, इसके पीछे कारण यही था कि माउंटबेटन का कार्य था अराजकता को कम करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करवाना, इनका जो है उद्देश्य था। ठीक है, अगला माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, या डिग्गी प्लान भी कहते हैं इसको, 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के अंतिम खाका थी ये। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का विभाजन न हो, उसके लिए अंतिम प्रयास जो है कैबिनेट मिशन में किया गया था कि भारत का है जो विभाजन न हो, मगर वो फेल हो गया था। मगर 3 जून योजना जो है भारत पाकिस्तान को अलग करने के लिए आई थी, या माउंटबेटन योजना। तो देश का विभाजन इनके साथ ही 2 राज्यों में हो गया, तो भारत और पाकिस्तान। मार्च 1947 में अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में भारत पहुंचे लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने सांप्रदायिकता का तनाव को दूर करने और सत्ता हस्तांतरण में तेजी लाने के लिए योजना का ये प्रस्ताव रखा था, ताकि जितने लोग मर रहे थे, मारकाट चल रही थी हिंदू मुस्लिम में, वो सब बंद हो। तो सत्ता के हस्तांतरण में तेजी लाने के लिए इस योजना को वो लाए थे, और भारत पाकिस्तान को अलग करने की इसमें बात इन्होंने कह दिया था। तो संबंधित मुख्य प्रावधान क्या थे? तो इस योजना में विभाजन, शासन और स्वायत्तता से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए उपाय प्रस्तावित किए गए थे। तो पहला था इसमें, किसमें प्रावधान? माउंटबेटन में, माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान। 3 जून प्लान, तो 3 जून प्लान में प्रांतों का विभाजन, ऐसे प्रावधानों पर निम्नलिखित रूप से चर्चा की गई थी कि पंजाब, देखिए प्रांतों का विभाजन किया गया इसमें, और पहला पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं को विभाजन के पक्ष या विपक्ष में मतदान कराना था। यदि दोनों में से कोई भी साधारण बहुमत से विभाजन का विकल्प चुनते हैं तो प्रांतों का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रांतों के विभाजन के लिए भी बात कर रहे थे, बंगाल और पंजाब का। ठीक है,
पंजाब और बंगाल का विभाजन के लिए बात कर रहे थे। यदि दोनों में से कोई भी साधारण बहुमत से विभाजन के लिए अगर मान जाता है तो विभाजन हो जाएगा दोनों प्रांतों में, ठीक है, दोनों प्रांतों में विभाजन, पंजाब और बंगाल में, समझिए 4 टुकड़ा हो जाता। अगला सिंध के बारे में, तो सिंध के बारे में क्या कह रहा है ये प्रस्ताव? ये कहा कि इसकी विधानसभा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगी कि वो भारत में शामिल होगी या पाकिस्तान में, ठीक है। तो सिंध को कहा गया कि आप निर्णय लीजिए, स्वतंत्र है कि आप कहाँ शामिल होंगे, भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में। अगला है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो है, जिसको NWFC कहा जाता था, एक जनमत संग्रह से यह तय किया कि NWFC भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में। तो इसको भी सहमत करना था। जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था उसको भी शामिल करना था, कि उसको भी छूट दे दी गई थी कि तुम जहां शामिल होना होगा तुम बता देना, ठीक, जनमत संग्रह से बताना होगा, ठीक है। अगला था सिलहट जिला। सिलहट जिला जो है यह निर्धारित करने के लिए एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, जो कि सिलहट जो असम के साथ रहेगा या पूर्वी बंगाल के साथ, पूर्वी बंगाल मतलब पाकिस्तान के साथ, और असम जो था भारत का था, ठीक है। तो कहाँ रहना चाहेगा? सिलहट जिले के लिए भी जनमत संग्रह कराया गया। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह कराया गया, और कहाँ? सिंध में उसकी जो विधानसभा थी उसको तय करना था कि वो भारत में रहेगी या पाकिस्तान में। और पंजाब और बंगाल में वहां का जो है पक्ष और विपक्ष मतदान करके बताएगा कि हम भारत में रहना चाहते हैं, या फिर पंजाब का विभाजन होगा या बंगाल का विभाजन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वहां का पक्ष विपक्ष बताएगा, ठीक है। इसी में सीमा आयोग का स्थापना हुई थी, सीमा आयोग। तो विभाजन के मामले में सीमांकन का कार्य करने के लिए एक सीमा आयोग सौंपा गया था। यह कार्य पंजाब और बंगाल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। तो सीमा आयोग बना था इसी में, 3 जून योजना में सीमा आयोग भी था। डोमिनियन का दर्जा, तो भारत पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में उभरेंगे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संविधान सभा होगी, जो अपने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो स्वयं जो है कहा गया था डोमिनियन स्टेट 2 बनेंगे, एक भारत एक पाकिस्तान, और दोनों अलग अलग अपना संविधान बनाने के लिए क्या होंगे? जिम्मेदार होंगे, ठीक है। अगला है रियासतें। तो रियासतों को भारत या पाकिस्तान में किसी एक में शामिल होना अनिवार्य था। रियासतों को अनिवार्य कर दिया गया कि अब जो है किस में शामिल होना है, आपको अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे उनकी स्वतंत्रता के किसी भी दावे का खंडन होता था। तो उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया, उनको कहा गया कि आपको शामिल ही होना है, किसी या तो पाकिस्तान में शामिल होइए या तो इंडिया में शामिल होइए, ठीक है, आपको स्वतंत्र नहीं रहना है। अगला है स्वतंत्रता की समय रेखा। सत्ता के त्वरित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त 1947 तक आगे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। सत्ता के त्वरित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता की तिथि को 15 अगस्त 1947 तक आगे इसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतरिम सरकार कैसे बनी? तो स्वतंत्रता मिलने तक विभिन्न राजनीतिक दलों को मिला के भारतीय नेताओं से बनी एक अंतरिम सरकार प्रशासनिक जिम्मेदारियां का प्रबंधन करेगी। तो अंतरिम सरकार बनी थी जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के जो नेता उसमें शामिल थे, दोनों को कोई ना कोई विभाग मिला हुआ था, ठीक है। कार्यान्वयन और परिणाम। तो क्या हुआ इसका कार्यान्वयन? तो इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक समूहों ने स्वीकार कर लिया। तो इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है, भारत का विभाजन हो जाएगा, इतने दंगा हो रहा है तो क्या करें, ठीक है। उनकी सहमति का स्तर अलग अलग था, प्रमुख घटनाओं में शामिल थे, ठीक है। तो सबकी जो सहमति का स्तर अलग था, जो कि प्रमुख घटनाओं में हम देख सकते हैं किस तरह से सहमति जताई थी। तो पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ, जिसमें पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल भारत में रहने, जबकि पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो गए, ठीक है। तो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान में शामिल हुए, और पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल जो है भारत में शामिल रह गए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सिलहट ने पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था। तो सिलहट जो है और NWFP जो है ये भी पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। कुछ प्रारंभिक प्रतिरोधों के बावजूद रियासतों ने एक रियासत में शामिल होने की सहमति दे दी, जिसमें सबसे प्रमुख हैदराबाद और कश्मीर थे, जो बाद में विवादित मुद्दे बन गए थे, और इनको कश्मीर को और हैदराबाद को जबरदस्ती भारत में मिलाया गया। सत्ता का शीघ्र हस्तांतरण के क्या कारण थे? सत्ता के जो शीघ्र हस्तांतरण था उसके कारण क्या थे? तो स्वतंत्रता की त्वरित समय सीमा को कई कारणों से प्रभावित किया,
पहला था माउंटबेटन का उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा के लिए ब्रिटिश जिम्मेदारी को कम करने का था उनको, कि जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा है इसका जिम्मेदार जो है कौन है, तो ब्रिटिश सरकार है। तो उसको कम करना था, जल्दी सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे तो हिंसा रुक जाएगी, तो हमारे पे उसका जो है बोझ नहीं आएगा, क्योंकि जो मित्र देश थे उस समय, मित्र राष्ट्र थे और पूरा इंटरनेशनल दबाव था इनके ऊपर, कितना लोग मर रहे हैं तो तुम लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, अगला है कांग्रेस ने अस्थिर स्थिति से निपटने और देश के और अधिक विभाजन को रोकने के लिए तत्काल सत्ता हस्तांतरण को प्राथमिकता दे दी थी। कांग्रेस ने सोचा था कि बहुत लोगों की हत्या हो रही है, तो इसको कैसे हम कम करें, तो जल्दी ही सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए, इसे मुहर लगा दी थी उसने। ठीक है, तो ये है समय रेखा था। ठीक है, अब 3 जून योजना की चुनौतियां क्या थी, तो 3 जून योजना जो माउंटबेटन की आई थी, योजना के जल्दबाजी में कार्यान्वयन को कई चुनौतियां उत्पन्न हुई, जिसमें सांप्रदायिक दंगा था एक। सांप्रदायिक दंगा ने विभाजन को थोड़ा लेट किया। सीमा आयोग से जुड़े मुद्दे थे। भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने वाली रेड क्लिफ रेखा की घोषणा में देरी से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी और तनाव बढ़ गया था। ठीक है, अपूर्ण संक्रमण, तो प्रशासनिक तंत्र व्यापक शरणार्थी संकट और सांप्रदायिक अशांति से निपटने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित था। ठीक है, तो ये सब भी कई चीजें इसमें शामिल थी, एक ही चीज नहीं था, बहुत चीजों ने इसको प्रभावित किया था। अगला है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट जो था वो आ गया अब। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या कहा गया था, तो ये है कि ब्रिटिश शासन से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में उन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक प्रभुत्व को इस एक्ट ने समाप्त कर दिया। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इलेक्टोरल ट्रांसफर को सहज बनाने के साथ साथ डिवीजन कॉम्प्लेक्स प्रिंसेस का समाधान करना और 2 संप्रभु राष्ट्रों का निर्माण करना इसमें शामिल था। ठीक है, इस लेख ये सब शामिल था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा एक ऐतिहासिक कानून पारित किया। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ब्रिटिश संसद ने एक ऐतिहासिक एक्ट पारित किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा बताई गई थी। ठीक है, तो विभाजन के लिए और उनकी शक्ति ट्रांसफर के लिए इसमें बात कही गई थी। इस अधिनियम ने स्वतंत्रता के लिए दशकों से चली आ रही संघर्ष की क्रांति को समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना की गई। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि क्या थी, तो पृष्ठभूमि है कि लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था और हजरत नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंबे समय तक स्वशासन के लिए संघर्ष किया था। दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो है एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पाकिस्तान का विघटन हो गया था। तो इसका दबाव था इन पे, इसीलिए आया था। ठीक है, और भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित 1947 की माउंटबेटन जो योजना थी, 3 जून योजना ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की योजना बनाई गई थी। इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक दलों ने इसको काफी सपोर्ट किया था। तो इस वजह से ये जो है 1947 का अधिनियम जो है पारित हुआ। तो प्रमुख प्रस्ताव क्या थे इसमें, तो दो प्रमुखों का निर्णय हुआ इसमें। तो भारत का विभाजन, इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र प्रस्ताव की जो 2 अलग अलग उपनिवेश बने और उन्होंने अपने अपने आंतरिक और प्रभावशाली मामलों पर पूर्ण स्वामित्व जो है स्वाधीनता प्राप्त कर ली। मतलब संप्रभु राष्ट्र 2 बने कि कोई इनका जो इनके ऊपर किसी का शासन नहीं रहेगा। अभी स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, संप्रभु राष्ट्र बन गए हैं। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता इनको मिल गई थी। डोमिनियन स्टेट, तो भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन स्टेट दिया गया था, जिसका अर्थ है कि वे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहेंगे। तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य रहेंगे और ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में मान्यता देंगे, हालांकि अन्यथा संप्रभु थे। ठीक है, बस इतना ही था कि राष्ट्रमंडल से जुड़े रहेंगे। और राष्ट्रमंडल का हेड कौन था, तो ब्रिटिश किंग था, ब्रिटिश क्राउन था। ठीक है, तो उसके अंदर ये लोग रहेंगे, मगर अंदर का जो काम है अपना जो है विदेश नीति हो गई या फिर अपना रक्षा होगा, खुद संभालेंगे भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ठीक है, ब्रिटिश आधिपत्य शक्तियों का उन्मूलन कर दिया गया। तो ब्रिटिश शासन का अंत हुआ इसमें। रियासतों पर ब्रिटिश राजशाही की संप्रभुता समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह था कि
ब्रिटिशों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में रही रियासतों के पास अब भारत पाकिस्तान में शामिल होने की पूरी आजादी थी कि वो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, पूरी आजादी थी। सत्ता का हस्तांतरण सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश राजशाही ने भारतीय मामलों पर अपना अधिकार त्याग दिया और पूर्ण विधायी और कार्यकारी शक्ति भारत और पाकिस्तान को की नई सरकारों को हस्तांतरित कर दिया। सत्ता का हस्तांतरण भी यहां से हो गया। ठीक है, अगला है ब्रिटिश भारत का दोहरा राष्ट्रों में विभाजन या दो राष्ट्रों में विभाजन। तो ब्रिटिश भारत का जो ब्रिटेन का जो भारत था, जो उसने कॉन्सोलिडेट किया था राजाओं को हरा के, राजाओं पे कब्जा करके, तो उसमें उसके प्रांत भी थे ब्रिटेन के और देसी रियासतें भी थी। ठीक है, पूरा मिला के ब्रिटिश भारत बनाया था, उसका विभाजन हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभाजन हो गया। तो इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को दो राज्यों में, भारत पाकिस्तान में औपचारिक रूप से बांट दिया। ठीक है, विभाजन में धार्मिक बहुलता के आधार पर पंजाब बंगाल प्रांतों का विभाजन किया गया। ठीक है, तो धार्मिक बहुलता के आधार पर पंजाब और बंगाल के प्रांतों का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो धर्म के आधार पर, याद रखिएगा इसको, धार्मिक बहुमत के आधार पर। ठीक है, तो सत्ता हस्तांतरण के बाद में जब भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, एक भौगोलिक रेखा खींच दी गई, उसके बाद में परिसंपत्तियों का भी बंटवारा हुआ। ठीक है, तो परिसंपत्तियों का विभाजन हुआ। तो इसमें क्या था कि दोनों देशों के बीच पर जो परिसंपत्तियां थी, देनदारियां को के विभाजन की नींव जो है भी रखी गई और विभाजन परिषद की देखरेख में की गई थी। ठीक है, तो विभाजन परिषद द्वारा उसी की देखरेख में परिसंपत्तियों का विभाजन भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कर दिया गया था। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट था कि रियासतों को स्वतंत्रता या रियासतों की स्वतंत्रता। तो रियासतों का विलय जो है, उनको कहा गया था कि आप या तो पाकिस्तान में जाइए या तो भारत में जाइए। ठीक है, रियासतों को कहा गया था माउंटबेटन प्लान में, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो रियासतों पर अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे वो लोग रियासतों को, बल्कि ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन जो है भारत स्थानीय राजाओं का शासन था और भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय कर सकती थी या स्वतंत्र रह सकती थी। ठीक है, स्वतंत्र रहने का भी अधिकार था, मगर अधिनियम में यह प्रावधान था कि रियासतों के शासक दोनों में से किसी एक रियासत में विलय के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तो या तो भारत में मिलिए तो पाकिस्तान में मिलिए। ठीक है, बीच में कहीं कोई रहेगा तो कोई देश उसको जो बनने नहीं देगा। जैसे भारत में मान लीजिए हैदराबाद कह रहा था कि मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है, तो अब बताइए, भारत की हर जगह, अगर भारत अन्य क्षेत्र में भारत है, यहाँ पे अलग से देश एक है हैदराबाद, तो क्या होगा? देखिए समझिए, यहाँ पे हर तरह से सिक्योरिटी इशू होगा, यातायात के लिए भी दिक्कत होगी, तो बहुत डिस्प्यूट रहेगा। तो भारत के जो शीर्ष नेतृत्व था उस समय, वो कभी नहीं चाहेगा कि बीच में कोई अन्य देश रहे, तो उसको किसी तरह से मिला के तन मन धन या छल कपट किसी तरह से मिला के उसको भारत में शामिल करने की कोशिश करेगा। जैसा कि कोशिश की गई, हैदराबाद को शामिल कर लिया गया। हैदराबाद की जो रियासत थी उसको बाद में आजादी के बाद उसको भारत में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर को आजादी के बाद भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जिस दस्तावेज पे हस्ताक्षर करते थे वो लोग, जैसे मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का जब विलय हुआ, जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, तो जिस दस्तावेज पे हस्ताक्षर करते थे उस दस्तावेज का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके भारत में विलय हो जाते थे। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह भी इसी तरीके से भारत में शामिल हो गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कानूनी संप्रभुता। तो यह प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके कारण अंततः जम्मू और कश्मीर, जिसमें भारत में शामिल होने का विकल्प चुना, और हैदराबाद, जिसे भारत को 1948 में आजादी के बाद जो है अधीन कर लिया गया था, जैसे राज्यों का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो कानूनी संप्रभुता के कारण जो है इनका जो है विलय हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद का। ठीक, विधायी ढांचा क्या था? तो संविधान सभाएं भारत और पाकिस्तान को अपने अपने संविधान बनाने के लिए अलग अलग संविधान सभा का जो है निर्माण हुआ था।
और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। संविधान सभाएं थी, पाकिस्तान की अलग थी, भारत की अलग थी। अगला है, जो गवर्नर था उसकी क्या पोजीशन थी? तो जो गवर्नर जनरल था, दोनों डोमिनियनों के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए गवर्नर जनरल का जो पद था वो सृजित किया गया था। और प्रत्येक देश अपने संविधान अपनाने तक, जो संविधान जब तक लागू नहीं हो रहा है तब तक यही जो है गवर्नर जनरल, वही जो है उसका प्रतिनिधि होगा, वही उसका हेड, उस देश का हेड होगा। और वो जो है ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करेगा डोमिनियन का गवर्नर जनरल। ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ऐसा था जो भारत में भी गवर्नर था और पाकिस्तान में भी गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और थोड़े समय के लिए पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी रहे। बाद में पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर बन गए। ठीक है। और इसके अलावा जब 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है भारत का। तो स्वतंत्रता की तिथि जो है इस अधिनियम के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों की स्वतंत्रता की तिथि जो है 15 अगस्त मानी 1947 माना गया या निर्धारित की गई थी। यह तिथि प्रारंभिक योजना से आगे बढ़ा दी गई, जिससे स्वतंत्रता की तिथि जून 1948 में ही देने के लिए कह दिया था कि हम जून में ही मतलब भारत को छोड़ देंगे या सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे, मगर इसको बढ़ा के 15 अगस्त कर दिया गया था। ठीक है। अगला, ब्रिटिश संसद के अधिकार का अंत हो गया। तो ब्रिटिश जो विधानों का उन्मूलन हो गया। तो जो 1947 का अधिनियम आया, तो जब ये लागू हो गया तो 1935 के जो अधिनियम था और भी जो कानून थे जो ब्रिटिश एरा में जो लगे हुए थे, वो सारे जो हैं, जो पूर्ववर्ती कानून भी थे, अधिनियम थे, वो सब भारत सरकार अधिनियम 1935 था, सब निरस्त हो गए और अमान्य हो गए। ठीक है। सबको समाप्त कर दिया इस अधिनियम ने। तो किस अधिनियम ने? तो 1947 का अधिनियम जो था वो सब कुछ हटा दिया। ठीक है। सब पुराने कानून जो है खत्म कर दिया। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो महत्व है क्या था? तो महत्व यही था कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, संप्रभु राष्ट्र बने। ठीक है। यह भारत में विभिन्न राजनीतिक समूहों, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा वर्षों से चले आ रहे शासन के संघर्ष को इसने समाप्त कर दिया। स्वशासन के संघर्ष को ये जो है समाप्त कर दिया और उनको खुद का जो है स्वशासन करने का जो है अधिकार जो है दे दिया। ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही भारत ब्रिटिश प्रभुत्व का अंत हो गया और हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है। अब ब्रिटिश राजशाही का अब भारतीय मामलों पर कोई अधिकार नहीं रहा, जो 200 वर्षों से अधिक तक चले औपनिवेशिक प्रभुत्व के युग के अंत का जो है प्रतीक था। ठीक है। और इस अधिनियम का सबसे विवादास्पद और दुखद पहलू भारत का विभाजन था। सबसे दुखद पहलू था कि जो भारत का विभाजन हो गया था। ठीक है। ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन आर्थिक आधार पर किया गया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर पलायन, हिंसा और लाखों लोगों का विस्थापन हुआ था। तो जब धार्मिक विभाजन जो है आर्थिक नहीं धार्मिक आधार पर हुआ था, विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, इस वजह से ये पाकिस्तान से मान लीजिए भारत है और इधर जो है ये आपका इधर ये पाकिस्तान है। तो यहाँ से लोग जो हिंदू थे यहाँ आए, यहाँ के मुसलमान इधर गए, यहाँ के मुस्लिम भी इधर आए थे और यहाँ के हिंदू भी इधर गए थे। तो लोग आपस में काफी विस्थापन हुआ था और काफी मारकाट हुई थी, बहुत लोगों की जान चली गई थी इसमें। तो हिंसा और लाखों लोगों का विस्थापन हुआ यहाँ पे। और यह विभाजन दोनों देशों के लिए संघर्ष और ऐतिहासिक पीड़ा का स्रोत बना हुआ है। खासकर कश्मीर जैसे क्षेत्रों में अभी भी आज भी दिक्कत का सामना जो है करना पड़ रहा है। और इस अधिनियम ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प भी दिया था। हालांकि किसी भी रियासत में शामिल होने का निर्णय कभी कभी ही सहज होता था। ठीक है। किसी रियासत में शामिल होना, किसी भी रियासत में शामिल होना का निर्णय जो है कभी कभी ही सहज होता था। और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जैसे कुछ रियासतों का एकीकरण विवादित हो गया और भविष्य के में संघर्ष का जो कारण बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है था इसमें। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन उपनिवेशों से स्वतंत्र गणराज्य बन गए थे, जिन्हें अपनी संवैधानिकताओं या संविधानों का मसौदा खुद तैयार करना था। इस शक्ति प्राप्त हुई कि आप खुद ही जो है संविधान बना सकते हैं। तो ये सब जो है मामला था। चुनौतियां, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की चुनौतियां क्या थी? तो चुनौतियां यही थी कि जब आजादी मिल गई, अपने प्रधानमंत्री बन गए,
अपने देश के, ठीक है, शासन उनके हाथ में आ गया। तो चुनौतियां ये थी कि जो बंटवारा हुआ था, विस्थापित लोगों का अब सेटलमेंट करना था, ठीक है, भारत जो है कर्जे में डूबा था, उसको निकालना था, कृषि को बढ़ाना था, इंडस्ट्री लगानी थी, लोगों का जो एकदम से बर्बाद हो गया था हथकरघा उसको बढ़ाना था, ठीक है, सब कुछ नया करना था। अब बहुत बड़ी चीज जो थी, कोई संसाधन उस समय था नहीं कि ऐसे विकास किया जाए, मगर धीरे 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 हमारे शीर्ष नेतृत्व और दूरदर्शी नेताओं ने आज इस स्थिति में खड़ा किया है कि भारत जो है एक अच्छे मुकाम पे आज वर्तमान में बना हुआ है, ठीक है। तो ये भारत की आजादी तक का पूरा सफर था। इसके बाद हम लोग एक वीडियो में, ये तो पूरा बहुत बड़ा वीडियो था, ठीक है, और बहुत विस्तार पूर्वक जो है सारा कुछ समझाया गया आपको, ठीक है। इसमें मेंस का और प्री दोनों के लिए मिला के बढ़ा दिया है। और प्री वाला और वन लाइनर जो आता है कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में क्या हुआ था, तो लाइन वाइज लाइन दिया होता है, उस तरह का वीडियो एक बना दूंगा। उसमें सिर्फ जो है वनडे एग्जामों के लिए और रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा वो, ठीक है। सारे अधिनियम को एक ही वीडियो में बना दूंगा और एक पेज का रहेगा बस, और कुछ ज्यादा रहेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हम मिलते हैं उसी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ अपने, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।